सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारी ज़िंदगी जो एवरेज है लगभग आप ये समझ लो कि है 60 से 70 साल। ज़िंदगी जब हम 60 से 70 साल सुनते हैं हमें लगता है कि ये बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। पर जब हम इस ज़िंदगी को जीते हैं तब बात कुछ और ही लगती है। आप एक काम कीजिएगा, आप उन लोगों से बात कीजिएगा जिनकी लाइफ अभी 65 ईयर्स है, 60 साल है, 65 साल है, उनसे बात कीजिएगा। और जब भी आप उनसे बात करके देखिएगा वो यही कहेंगे कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी इतनी सारी ज़िंदगी निकल कैसे गई। वो यही कहेंगे कि ज़िंदगी देखने में तो सुनने में तो बड़ी है, 60 से 65 साल, 65 ईयर्स, 60 टू 70 ईयर्स, बट जब जीने की बात आती है तब ये ऐसे गुजर जाती है हमारे आंखों के सामने। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब बूढ़े हो गए। चलो थोड़ी सी अब हम नज़र मारते हैं कि ये सारा कुछ ऐसा होता कैसे है। अब जिनकी लाइफ अभी कम है या टीनेजर हैं या 18-20 ईयर्स तक हैं, 25 ईयर्स तक भी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। पूरा अंत तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आम जो ज़िंदगी होती है वो कैसे गुजरती है। शुरू से बात करते हैं। जब हमारा जन्म होता है तब तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। जैसे हमारे माता पिता हमें बोल रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, हम सब कुछ वही कर रहे होते हैं। हमारा अपना दिमाग तब तक काम नहीं करता। फिर जब हम थोड़े से बड़े होते हैं पर बच्चे ही होते हैं, जब हमारी चेतना का विकास होने लगता है, यानी कि जब हमारे मन का विकास होने लगता है। चेतना का तो थोड़ा सा वर्ड हम गलत कह सकते हैं कि जो मन है, जो सोसाइटी देता है और हल्की सी चेतना मिक्स कर दो का विकास होता है। तो तब हम अपनी डिमांड्स रखनी शुरू कर देते हैं कि जैसे हमें खिलौने चाहिए। हम अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें खिलौने ला कर दो। पेरेंट्स हमें खिलौने ला कर दे भी देते हैं। कुछ टाइम हम खेलते हैं, 2-4 दिन, बाद में बोर हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अब हमें ये खिलौने तो नहीं चाहिए, अब हमें और खिलौने ला के दो। बस जो बचपना होता है वो इन्हीं चीज़ों में गुजरता जाता है। नए खिलौने, नए खेल खेलने, बच्चों के साथ खेलना, ज़्यादा खिलौनों के साथ ही खेलना, तो बदल बदल के खिलौने खेलते रहने और नई नई चीज़ें ऐसे बच्चों के लेवल पे करते रहना। इतने में ही बचपन गुजर जाता है, ऊपर से स्कूल की पढ़ाई भी होती है। फिर जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी कि आ जाते हैं 9th में, 10th में, तो टीनेज में क्या होता है, आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा होता है। कभी ये लड़की पसंद आ गई, कभी वो लड़की पसंद आ गई। 9th स्टैंडर्ड में ये लड़की पसंद थी, 10th स्टैंडर्ड में वो लड़की पसंद थी, और इसके बारे में चर्चाएं हो रही है अपने दोस्तों के साथ कि अब मैं उसे कैसे बुलाऊं, प्रपोज करूं कि ना करूं, अब मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूं। ये सारी बातें होती रहती हैं। 9th, 10th, 11th, 12th लगभग इस नशे में ही सारा साल बीतते जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज में भी ये लड़के लड़कियों का चक्कर चलता रहता है। सारा कुछ वैसे ही होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, पर लाइफ में थोड़ा सा इंजॉयमेंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो 9th, 10th, 11th, 12th के एक्सपीरियंस थे वही कुछ कॉलेज में आप रिपीट कर रहे हो। हम जब भी कोई एक्सपीरियंस को रिपीट करते हैं ना, तो तब हम थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट कम होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे बचपन में हम एक खिलौने के साथ पहले दिन खेले तो बड़ा मज़ा आया, फिर 2-4 दिन में बोर हो गए, फिर हमें नया खिलौना चाहिए। अब एक्सपीरियंसेस के मामले में भी ऐसा ही होता है। जब 9th, 10th, 11th, 12th में फ़र्स्ट टाइम ऐसी किसी लड़की के साथ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस किया था, वो बहुत ही ज़्यादा डीप महसूस हुआ था। पर जैसे जैसे आपने 9th, 10th, 11th, 12th में 3-4 बार इसी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया, चाहे अलग अलग लड़कियों के साथ किया या अलग अलग लड़कों के साथ किया,
कॉलेज में फिर वही चीज़ हो रही है, तो इसीलिए वो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि एक ही तरह की अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस बार बार हो रहा है। अब इसके साथ कुछ और भी हो रहा है कॉलेज की लाइफ में। अब थोड़ा करियर का भी प्रेशर आने लगता है कि हाँ, कॉलेज से बाहर जाना है, कॉलेज से बाहर जाते ही कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा, और कंपेटिटिव एग्जामिनेशन भी सर पे आ रहे हैं। क्योंकि जब बंदा कॉलेज में पहुंचता है सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो तब वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि सरकारी नौकरी के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत भी लड़का या और उनके पेरेंट्स सेंसिबल है तो आजकल के ज़माने में ऐसा नॉर्मल होता है। तो अब प्रेशर भी हो जाता है, सरकारी नौकरी भी चाहिए और ऊपर से ये भी, तो बड़ा वो हो जाता है कॉम्बिनेशन सा। अगर बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई की ओर भी निकल जाए, सपोज़ करो अगर वो लड़कियों के चक्कर में नहीं भी पड़ता, अगर वो पढ़ाई की ओर भी निकल जाए, तो पढ़ाई का प्रेशर, क्योंकि सरकारी नौकरी में 10-10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और नौकरी मिलनी होती है सिर्फ 1000 लोगों को, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन होता है। तो इसलिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर बच्चा सही भी निकला, पढ़ाई करने वाला भी निकला, तो भी उसको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसका ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा नॉर्मली क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज के बाद पहले एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता होगा, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब नॉर्मली ऐसा नहीं होता तब क्या है कि अब उसे 2-3 साल और वो लगाएगा सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए। 2-3 साल वो पूरी पढ़ाई करेगा और उसके ये 2-4 साल और कैसे निकल जाएंगे उसे पता भी नहीं चलेगा। अब हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं कि उसकी एज क्या होगा। 10th पास की उसने 16 साल की उम्र में, 16 साल उसके वैसे ही निकल गए। +2 पास करी 18 साल की उम्र में, फिर उसकी ग्रेजुएशन हुई 21 साल की उम्र में। अब उसने 3-4 साल और पढ़ाई करी सरकारी नौकरी के लिए। अब उसकी एज हो गई है 25-26 साल। अब 25-26 साल में क्या होता है, अब उसके पास 2 सीन्स हैं। एक तो अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो वो थोड़ी सी, हम 25-26 साल नहीं लगाते, हम 30 साल लगा लेते हैं, क्योंकि 30 साल तक बंदा सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करता है। तो अगर 30 साल तक उसको नौकरी मिल गई तब तो ठीक है। अगर नहीं मिली तो तब उसके जो पेरेंट्स होंगे, उसके माता पिता होंगे, वो कोशिश करेंगे कि इसका कोई बिजनेस ही खोल दिया जाए या कोई अच्छी सी प्राइवेट नौकरी ही मिल जाए। तो इन तीनों में से एक चीज़ हो जाएगी, या तो अच्छी प्राइवेट नौकरी होगी, या सरकारी नौकरी होगी, या बिजनेस होगा। ये हम नॉर्मल केसेस को मान के चल रहे हैं भी, यानी कि जो बंदा थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, और हर बंदा थोड़ा बहुत सक्सेसफुल तो हो ही जाता है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ तो मिल ही जाती है। अगर प्राइवेट जॉब भी मिलती है तो थोड़ी कम सैलरी में मिल जाती है, अगर बंदा दिल से मेहनत करे तो अब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं कि 30 साल की उम्र में जो बंदा था उसको जॉब मिल गई जिससे उसका अच्छा गुजारा हो रहा है। तो जैसे ही 30 साल की उम्र हुई, अब पेरेंट्स कहते हैं बेटा तू बहुत बड़ा हो गया है, तेरी शादी की उम्र निकल रही है, अब तू शादी करवा ले। अब शादी की टेंशन, और जो लड़का है उसको भी शादी की टेंशन, क्योंकि जब वो देखता है कि उसके जो दोस्त हैं उनकी शादी हो चुकी है और कईयों के तो बच्चे भी हो चुके हैं और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई। जो उस शर्मा जी का बेटा था उसको 26 ईयर्स में भी सरकारी नौकरी मिल गई थी, और उसको अब 30 साल का हो चुका है और 3 साल का उसका बेटा भी है। और जो मैं हूँ, मैं अभी सेटल हुआ हूँ, 30 साल की मेरी उम्र है, अभी मेरी अच्छी जॉब लगी है और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो मेरी भी शादी होनी चाहिए। समाज का प्रेशर है, जो उसके दोस्त है उसको ताने लगा रहे हैं कि तेरी शादी क्यों नहीं हो रही। जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये अच्छा होता तो इसकी शादी हो ना जाती, इसमें ही कोई ना कोई कमी होगी, इसीलिए इसकी शादी हो नहीं रही है। तो घर वालों
पर समाज का प्रेशर आ गया, जो बच्चा है उसका अपने ग्रुप का प्रेशर आ गया। अब शादी बहुत ज़रूरी बन चुकी है। ऊपर से बहुत बातें होती हैं कि अगर तुमने अभी शादी ना की तो बाद में तेरी होगी नहीं। अगर तेरी बाद में शादी होगी नहीं तो अकेला लाइफ में करेगा भी क्या? जो पेरेंट्स से सारी उम्र तेरे साथ तो नहीं रहेंगे। तो बच्चा डर गया इतनी बात सुन के। उसे ऐसा हो गया कि ये बात तो सही है, पेरेंट्स ने तो सारी उम्र मेरे साथ रहना नहीं है, तो अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अकेला क्या करूँगा। बहुत टेंशन आ गई और बहुत प्रेशर आ गया। अब वो गए शादी करने वालों के, जो शादी करवाते हैं, मैरिज ब्यूरो के पास गए। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर अपने अकाउंट्स बनाए। अब वहाँ पर भी ऐसा तो है नहीं कि आज लड़की ढूंढनी शुरू करी तो एक दिन में लड़की मिल गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। शादी.com पर भी कई लोग 2-2, 3-3 साल तक अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हमें कोई अच्छी लड़की मिल जाए या लड़का मिल जाए। मैरिज ब्यूरो के पास भी बहुत ऐसा कंपटीशन होता है। अगर बंदा आज के ज़माने में लड़का है तो लड़की ढूंढनी बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, पंजाब में रहता हूँ तो पंजाब में बड़ा मुश्किल है। तो अब क्या किया जाए? तो अब 2-3 साल तो उसे पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या किया जाए, क्योंकि दूसरी ओर जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनकी भी बहुत डिमांड्स हैं। उनको भी लड़का अच्छी जॉब के साथ चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, गाड़ी वाला घर चाहिए। ऊपर से जो लड़का है उसमें बहुत कमियां हैं। कमियां इस एंगल से हैं कि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जॉब तो है पर प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर लड़की वाले रिजेक्ट किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लड़के के पास प्रॉपर्टी नहीं है। एक लड़की ने तो ऐसा रिजेक्ट कर दिया कि इसके पास गाड़ी भी नहीं है। तो फिर लड़का क्या करता है, शादी के लिए पहले नया घर लेता है कि अब घर वाला पॉइंट तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, साथ में गाड़ी भी ले लेता है कि लड़की वाले अब मुझे रिजेक्ट ना कर पाए। जब वो घर लेता है, गाड़ी लेता है, क्योंकि नॉर्मल बहुत ऐसा होता है कि जिसके पास अच्छा घर नहीं होता, नॉर्मल घर चाहे हो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर अच्छा घर नहीं है तो रिजेक्ट हो गया, गाड़ी नहीं है तो रिजेक्ट हो गया। तो लड़का और उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा रिश्ता चाहिए, अच्छी लड़की का, तब हमें अच्छा घर और गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। फिर क्या होता है कि वो कर्जा उठाते हैं, 50 लाख का घर ले लेते हैं, गाड़ी लेते हैं 5-10 लाख की, और उसका भी कर्जा हो जाता है। आजकल तो मेरे हिसाब से 8 लाख से कम तो कोई नॉर्मल कार आती नहीं, यानी कि जो दिखने में, जो समाज के अकॉर्डिंग ठीक ठाक हो। तो 60 लाख का कर्जा चढ़ गया। तो वो कर्जे में वो उसने घर ले लिया। तो अब कर्जा भी उठा लिया है, अब फिर वो रिसर्च करेगा, और अब जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनको वो लड़का पसंद आ जाएगा। ये मैं सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब उसको वो लड़का पसंद आ गया क्योंकि उसके पास बड़ा घर था, बड़ी गाड़ी थी, तो पसंद आ गया, तो शादी हो गई। बट इस सारे प्रोसेस में 3 साल का वक्त लग गया, यानी कि 33 ईयर्स में लड़के की अब शादी हो चुकी है, उसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, शादी हो चुकी है, सब सेट है। पर एक प्रॉब्लम आ गई, जब शादी करनी थी तब 10 लाख का और खर्चा आ गया, और वो 10 लाख का और लोन चढ़ गया, यानी कि अब लोन हो गया 70 लाख का, लगभग 70 लाख का उसका लोन हो गया। अब शादी होगी, अब सारा कर्जा उतारना है, तो अब उसका दिमाग किसी और चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा। अब उसका दिमाग उस 33 ईयर्स वाले, 33 साल वाले लड़के का दिमाग यही है कि मैं कैसे ना कैसे करके जो इतना बड़ा कर्ज है इसे मैं उतार दूं। बट शादी हो गई है, शादी के बाद खर्चे और बढ़ गए। अब वाइफ कहती है करवा चौथ वाले दिन मुझे 10,000 का जो भी है सूट, कहते हैं सूट ला कर दो, कि सारी वाइफ्स ऐसा करती हैं। मुझे रेस्टोरेंट्स में लेकर जाओ, सारे लोगों की जो वाइफ्स होती हैं वो रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, और मुझे घुमाने फिराने लेके जाओ ऑल ओवर इंडिया या तो वर्ल्ड टूर, क्योंकि सारी वाइफ्स ऐसा जाती हैं। अगर वो लड़का कहता है कि नहीं हम थोड़ा ठहर के चलेंगे, वाइफ कहेगी नहीं, जो मेरे रिलेटिव्स थे वो तो जाते हैं, तुम कह रहे हो तो हम 4-5 साल बाद चलेंगे, शादी हमारी अभी हुई है, लेकिन ऐसा कैसे कि हम घूमने 4-5 साल बाद चलेंगे। जब शादी होती है नई नई तभी तो घूमना चाहिए। तो अब लड़का फंस गया। अब लड़के ने उसको घुमाने भी लेके जाना है,
तो अगर घुमाने लेकर जाएगा तो ऑब्वियसली अब उसके खर्चे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि घूमना फिरना कौन सा आसान है। 50,000 से 1 लाख तो बड़ी आसानी से लग जाता है। तो खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, लोन उठाया हुआ है, समझ में आ नहीं रहा कि इस लोन को कैसे इसका जो पे बैक करूं, इस लोन को कैसे ख़त्म करूं, बैंक को कैसे करूं, कि मैंने अपने घर की प्रॉपर्टी पर तो लोन लिया हुआ है, तो जो भी मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी, पुराने घर की प्रॉपर्टी थी, उस पर तो लोन लिया है, तो मेरा वो घर भी जाएगा। तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर क्या होता है कि अभी लोन ख़त्म हुआ नहीं होता, 1 साल हो जाता है, तो फिर समाज फिर से घेर लेता है। लड़की के पेरेंट्स लड़की को घेर लेते हैं, लड़के के पेरेंट्स लड़के को घेर लेते हैं कि 1 साल हो गया, अभी बच्चा, अरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, कोई तुझ में प्रॉब्लम तो नहीं है। ऊपर से लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो लड़की से कहेंगे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। आजकल तो बड़ी खुलेआम बातें होती हैं, जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो सीधा ही पूछते हैं लड़की की मम्मा कि बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा तो हमें चाहिए, कुछ करो, मेडिसिन लो, दवाइयाँ लो, कुछ करो। ऊपर उधर लड़कियों वाले की साइड से लड़के के जो पेरेंट्स हैं उनका प्रेशर है लड़के के ऊपर कि हाँ भाई भी अब कुछ करो, दवाइयाँ लो। तो जो लड़के के फ्रेंड्स हैं वो ऊपर से चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, अभी क्या बात है, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो लड़का इन सभी के प्रेशर में फिर आ गया। अब लड़के ने क्या किया, वो कहता है कि ठीक है मैं दवाइयाँ खा लेता हूँ। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीवी को लेके, अपनी वाइफ को लेके डॉक्टर के पास वो चला जाता है। तो वो उनको दवाइयाँ देनी शुरू कर देता है। फिर हो जाता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी पैदा कैसे हो, फिर ये रेस हो जाती है। फिर उसे और कुछ दिमाग में रहता नहीं है, वो उसके दिमाग में सोसाइटी सेट कर देती है कि जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक तू वेल सेटल्ड नहीं होगा। बच्चा तो चाहिए फैमिली कंप्लीट करने के लिए। तो उसके दिमाग में भी उसके बात ठीक लगती है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, सोसाइटी कहती है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे फिर तुम्हारी टेक केयर करेगा कौन, तुम्हारी टेक केयर करने के लिए कोई है ही नहीं। तो उस वक्त तुम करोगे क्या। वो सोचता है कि बात तो ठीक है, जब मैं बूढ़ा हो गया मुझे तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। तो वो बस बच्चे की दौड़ अब शुरू। फिर 1-2 साल और लगते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, डॉक्टर के पास खूब पैसे लुटाए जाते हैं, और फिर 2-3 साल बाद ऐसा मान के चलो कि 35 या 36 साल में क्या हो जाता है, एक बच्चा हो जाता है। अब एक बच्चा हो चुका है, अब लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश हो गए और जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो भी खुश हो गए, यानी कि अब लगभग दोनों ही खुश हैं। पर जो बच्चा है वैसे तो वो भी खुश है, जो उसकी वाइफ है वो भी खुश है। वैसे तो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही चलता है। वो कहते हैं कि फैमिली कंप्लीट हो गई, सारा काम सेट हो गया। तो अब प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम कह भी सकते हो और सोसाइटी की नज़र से वो प्रॉब्लम है भी नहीं है, पर प्रैक्टिकली थोड़ी है भी। वो क्या है कि अब बच्चे की टेक केयर करनी पड़ती है। छोटा बच्चा है, बहुत केयर करना पड़ता है। दवाइयों का खर्चा आता है, बड़ी चीज़ों का खर्चा आता है। रात को बंदा सो नहीं पाता क्योंकि बच्चा रात को कभी जाग जाता है, वो सोने नहीं देता, बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है। और उस टेक केयर के चलते चलते ऊपर से लोन भी सर पे पड़ा है, घर का, गाड़ी का, बच्चे का खर्चा बढ़ गया, वाइफ का खर्चा बढ़ गया, सैलरी उतनी बड़ी है नहीं, तो प्रेशराइज और बंदा होता जाता है। तो अब क्या होता है कि ऊपर से नए तरह के झगड़े भी आ जाते हैं। वो कैसे, वाइफ कह रही है तेरी जो मम्मा हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो मेरे से झगड़ा करते हैं, तेरी मम्मा ने आज मुझे ये कहा, तेरी मम्मा ने आज मुझे वो कहा। और जो ये कन्फ्लिक्ट होते हैं ये अलग से बढ़ जाते हैं। ऊपर से जो लड़के की मम्मा होती है वो लड़के को कहती है कि तेरी वाइफ घर का काम नहीं अच्छे से करती, अब ये हो गया, अब कल उसने मुझे वो कहा। तो बंदा बीच में फंस गया। अब ना वो अपने मम्मा की सपोर्ट कर सकता है खुल के, ना अपनी वाइफ की सपोर्ट कर सकता है। वो उसकी बात भी सुन लेता है, उसकी बात भी सुन लेता है, दोनों तरफ से उसे नैगिंग मिलती है, यानी कि वो झिड़कते हैं एक तरह से कि तेरे से तेरी वाइफ कंट्रोल नहीं होती, वाइफ कहेगी तू अपनी मम्मा को कुछ समझा नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे करते करते 2-3 साल और भी जाते हैं, और फिर
एज हो जाती है, मान के चलो कि 37 के अराउंड, 36-37 के अराउंड लगा लो, या 38 भी लगा लो, तो इस एज में क्या होता है, अब फिर प्रेशर बढ़ने लग जाता है लड़की के पेरेंट्स का और लड़कों के पेरेंट्स का अपने लड़के के ऊपर, लड़की के पेरेंट्स का अपनी लड़की के ऊपर। अब वो प्रेशर क्या है कि अब एक और बच्चा तुझे चाहिए। अब लड़की पूछती है भाई क्यों चाहिए, तो घर वाले कहते हैं पहला बच्चा जो हुआ था वो थी लड़की, अब एक घर का वारिस तो चाहिए, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, जायदाद है, तो इसका कोई वारिस तो होना चाहिए। तो ये बात लड़की के दिमाग में इम्प्लांट कर दी जाती है। और अब एक मैं आपको और फनी बात बताता हूँ कि अगर पहला बच्चा लड़की ना होता और एक लड़का होता तो तब भी उसे ये बात कह दी जाती, नॉर्मली कह दी जाती है। और फिर क्या कहा जाता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारी टेक केयर आपकी बुढ़ापे में कौन करेगा। 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, कि वैसे भी अगर 2 भाई हो जाएंगे तब वो एक दूसरे का हालचाल तो पूछेंगे बड़े होकर के, अगर अकेला ही रह गया तो फिर क्या होगा। तो ये बातें इम्प्लांट कर दी जाती हैं लड़कियों में और लड़कों में। और अब क्या होता है कि पहले इतना कर्ज हो चुका है, ऊपर से अब एक और बच्चे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लड़की के पेरेंट्स ने लड़की के दिमाग में प्रेशर डाल दिया और लड़की अब ये प्रेशर लड़के के ऊपर भी डालेगी। ऊपर से लड़के पर ऑलरेडी प्रेशर है अपने पेरेंट्स का। तो घुमा फिरा के अब बात कहाँ पे पहुँची, अब एक और बच्चा वो लेंगे। तो फिर उन्होंने एक और बच्चा लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया। जब प्रोसेस शुरू कर दिया, फिर से दवाइयाँ चली, फिर से सारा कुछ हुआ। अब एक और बच्चा 38 to 40 ईयर्स के बीच एक और बच्चा हो गया। तो अब दूसरा बच्चा हो गया, तो अब फिर उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। अब 4-5 साल फिर उनकी प्रॉपर टेक केयर में लगेंगे। फिर उन्होंने उनकी टेक केयर की, सारा पैसा लगाया, सारा कुछ उनको मेडिसिन वगैरह दी। 45 साल की एज में वो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए। अब उस लड़की की एज होगी खुद की 45 ईयर्स और 2 उसके बच्चे हो चुके हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं। अब उनको स्कूलिंग में डालना होगा, स्कूल्स में डालना होगा पढ़ने के लिए। तो दोनों बच्चों को जब स्कूल में लगाया तो दोनों की स्कूल की फ़ीस का खर्चा, दाखिलों का खर्चा, आजकल तो एजुकेशन वैसे भी महंगी होती जा रही है, तो खर्चे और बढ़ गए। फिर जब बच्चे स्कूल लाइफ से बाहर आए, कॉलेज में गए, तब खर्चे और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि अब बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देनी है, इंजीनियरिंग करानी है या MBBS करानी है। अगर ये नहीं पॉसिबल हुआ तो कुछ और कराना होगा, वहाँ पर भी पैसे तो आजकल लगते हैं। अगर सपोज़ करो इंजीनियरिंग में चला गया तो 10-20 लाख तो वैसे ही गए। अगर डॉक्टर लाइन में चला गया तो तब भी 20-30-40 लाख तो वैसे ही गए। आजकल तो खर्चे मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा होंगे, मैं कुछ कम ही बता रहा हूँ अगर ओवरऑल देखूँ तो बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए, प्रेशराइज और बढ़ गया। अब ऐसी स्टेट में क्या बंदे के दिमाग में कुछ ऐसा आएगा कि मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढूं या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ जानूं, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानूं? ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि अब उसे ऐसा है कि मैं कैसे ना कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ओवर टाइम काम करूं, शाम को कुछ और करूं और मैं कैसे ना कैसे अपना कर्ज चुकाता जाऊं। क्योंकि जैसे जैसे वो अपना कर्ज चुकाता जाएगा वैसे वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए अब उसे एक नया कर्ज लेना पड़ेगा। और अब बच्चे की सपोज़ करो बच्चों की एज हो गई है मान के चलो कि 25 साल हो गई और उसकी खुद की एज कितनी हो गई, अब उसकी खुद की एज हो गई 60 ईयर्स के आसपास लगा लो, क्योंकि हमने ऐसा लगाया था कि 35 साल में सपोज करो पहला बच्चा हुआ और बच्चे की एज होगी 25 साल, तब उसकी उम्र 70 ईयर्स के करीब हो गई। ठीक है, चलो 70 ईयर्स के करीब हो गई। और कुछ केसेस में ऐसा लगा लो कि अगर 70 की ना होगी, 70 की ना होगी, किसी की कम से कम मतलब 60 के आसपास तो रहेगी ना, 60-65 ईयर्स। अब इस एज तक वो ऐसे ही पहुंच गया, कर्जे चुकाता सारी ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया। अब उसने क्या करना है
कि सपोज़ करो अब इस एज तक उसने अपने बच्चों के एजुकेशन के लोन सारे चुका दिए, चुकता कर दिए, सारे गाड़ी के, घर के लोन चुकता कर दिए, लेकिन अब इस एज में भी क्या होगा? क्या वो इस एज में भी कोई स्पिरिचुअलिटी के पास जाने का उसके पास समय होगा? तो आंसर है नो। अब मैं बताता हूँ वो कैसे। क्योंकि अब तक जो उसका घर होगा खुद का, वो तो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको 30-40 साल हो गए होंगे। अब वो उस घर में रहने लायक हालत तो बची नहीं होगी। तो इस उम्र में अब उसे क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चों की शादी भी करनी है, और जो बच्चे की शादी है वो पुराने घर में तो होगी नहीं। अब उससे एक नया घर बना के देना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, ताकि उसकी शादी हो सके। और घर फिर 40-50 लाख का। अब वो घर कैसे बनेगा? फिर से लोन उठाना पड़ेगा। अब वो फिर से लोन उठाएगा और बच्चों को ऐसा कोशिश करेगा कि वो जल्दी से जल्दी वो भी किसी नौकरी पर लगे। वो पूरी कोशिश करेगा, उसको भी करेगा कि और पढ़ाई कर, ये कर, वो कर। यानी कि जो उसने अभी तक सारी ज़िंदगी जी, अब उसी ज़िंदगी में वो अपने बच्चे को डालने वाला है। वो ये करेगा, जैसे उसकी जॉब लगेगी, अब लोन उठा और घर बना और उसके बाद शादी कर। अब देखो, ध्यान से देखो, ये सारी की सारी पूरी बात ये कैसे आ गई? ये सारी की सारी ये पूरी बात मतलब कहाँ पे आ गई कि देखो, जब उसने शादी करवाई थी उसने घर लोन पे लिया था, गाड़ी लोन पे लिए थी। अब वो भी अपने बच्चे को यही कह रहा है कि तू घर का लोन उठा, गाड़ी का लोन उठा और अपनी शादी करवा। अगर वो भी उसकी जॉब मिल गई तो तब वो कर पाएगा, अगर उसके पास कोई अच्छी जॉब ही नहीं लगी तब और टेंशन। तो अब उसका बेटा भी बिल्कुल ऐसे ही इतनी लंबी ज़िंदगी जिएगा, जो मैंने सारी ज़िंदगी शॉर्ट में 25 मिनट में बता दी। तो अब उसके डैड की, अब उसका बेटा भी वो सारी ज़िंदगी सेम ही जिएगा, और उसके पास भी अच्छी बातों के लिए, ज़िंदगी को सही मायने जिया कैसे जाता है, कोई उसके पास समय नहीं रहेगा। तो उसकी लाइफ भी ऐसे ही जाएगी। और जब तक वो 70 साल का जो बंदा था वो रहेगा, वो अपने बेटे को उसी टेंशन में जाता देखता रहेगा। और जब उसकी बेटे की शादी सपोज करो हो गई, तो शादी होते ही आजकल के ज़माने में नॉर्मली क्या हो रहा है कि शादी होते ही वो लड़का और लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो रहा है, क्योंकि लड़की कहती है कि लड़की को सास और ससुर पसंद नहीं आते, और लड़के को अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए जाना पड़ता है किसी और के घर। यानी कि और के घर मतलब क्या, या तो रेंट पे जाते हैं या अपना घर नया लेते हैं, और वो अलग हो जाते हैं। तो 70 साल की उम्र में भी अब इसके बेटे अलग हो चुके हैं, वो अलग से रह रहे हैं, ये अकेला बैठा हुआ है, कमज़ोर हो चुका है और अपने कर्जे उठा रहा है। तो फिर मानसिक प्रेशर और आ गया कि मेरे बेटे साथ में नहीं रह रहे, ऐसा है। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं। तो इतने सारे बर्डन में ये फिर वहीं का वहीं, यानी कि इसका टाइम पूरा ऑक्यूपाइड ही रहता है, इसके पास कुछ वक्त ज़्यादा बचता है नहीं। और ऐसे ही एक नॉर्मल ज़िंदगी, एक आम ज़िंदगी बीतती जाती है। तो मैंने आपको इस लगभग आधे घंटे के वीडियोस में एक आम बंदे की पूरी ज़िंदगी बता दी कि ये होता है आम बंदे की ज़िंदगी के साथ अगर हम आम रास्तों को फॉलो करते हैं। और हमने यहाँ पे ये सोचना है, क्या हमें भी ठीक ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए या कुछ हमें अलग करना चाहिए? यहाँ पर ये सवाल मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, आप खुद डिसाइड कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपने यही पैटर्न फॉलो करना है या कुछ अलग करना है या कुछ और करना है। मैंने ये सोचा था कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि एक लाइफ कैसे जाती है। अगर कम एज के बच्चे सुन रहे हैं, यानी कि 15 साल से 25 साल तक ये या 30 साल तक ये सुन रहे हैं, तो आपको पूरी क्लैरिटी आगे होगी कि आपके साथ आगे होने क्या वाला है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं नॉर्मली। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप क्या करना चाहते हो। क्या आपको ये लाइफस्टाइल अच्छा लगता है या कुछ अलग करना चाहते हो, ज़िंदगी के बारे में सीखना चाहते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।